दोस्तों, स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में मेरे अपने सभी प्यारे सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अलग विषय की कहानी आपको सुनाऊंगा, जो कि इन दिनों हम सभी जिस महामारी कोरोना और उससे उत्पन्न हुए हालातों को हम सभी झेल रहे हैं, तो इस कोरोना ने जिंदगी के मायने बदल कर रख दिए। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, तो बहुतों ने अपनी जॉब खो दी। व्यापार, काम धाम सब ठप हो गया। यूं कहे कि कभी जिस तरह की परेशानियों के लिए तैयार ही नहीं थे, वे सब झेलनी पड़ रही हैं। इनफैक्ट अभी भी हम इससे कब उबरेंगे किसी को नहीं समझ में आ रहा है। परिवार के मुखिया ने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या क्या नहीं किया, किस स्तर पर जाकर किस टाइप के काम नहीं किए लोगों ने। कई मामले मुझे ऐसे ऐसे देखने सुनने को मिले कि जिन्हें सुनकर मेरा कलेजा ही हिल गया। आज इसी संदर्भ में एक ऐसी छोटी सी सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जो अपने आप में भले ही छोटी सी है, लेकिन रिश्तों की गहराई और हालात के दर्द से भरी हुई है। एक छोटी सी फैमिली है, पति पत्नी और एक 14 साल का बेटा। उसके पिता एक प्राइवेट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर थे। पढ़े लिखे उस व्यक्ति की जॉब हमेशा से ही कभी प्रिंसिपल तो कभी वाइस प्रिंसिपल के नीचे नहीं रही। लेकिन लॉकडाउन के चलते यदि सबसे बुरा असर किसी सेक्टर पर पड़ा तो वो था एजुकेशन सेक्टर। वैसे तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वालों की भी बुरी हालत हो गई थी, और अभी भी है। ज्यादातर कंपनियों के एम्प्लॉइज को निकाला गया या उन्हें आधी सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। हर तरफ माहौल बद से बदतर होता गया। कैसे परिवार चलाएं? मध्यम वर्ग के लिए तो यह एक गंभीर समस्या बनती गई, क्योंकि गरीब वर्ग के लोग तो मदद के लिए हाथ फैला लेते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग तो वो भी नहीं कर सकता। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे स्वाभिमानी लोग अपने परिवार की खातिर ईमानदारी और मेहनत का कोई भी छोटा काम करने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने लगे। और इस विषम परिस्थितियों में अपने परिवार के पालन पोषण के मेरी कहानी के नायक गौरव ने भी एक आश्चर्य भरा अनोखा साहसिक काम करने का निर्णय लिया। और वो कौन सा निर्णय था, आइए आपको हमारी कहानी के नायक गौरव और नायिका गरिमा की जुबानी ही सुनवाते हैं। गौरव अपने बेड पर लेटे हुए कुछ सोच में डूबा है। तभी गरिमा उसके पास आकर बैठती है और पूछती है, क्या सोच रहे हो आप? कोई परेशानी है? परेशानी तो है गरिमा, कुछ ना कुछ इसका हल तो निकालना ही होगा। देखो ना, पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुलेगा और न जाने कब फिर से स्कूल खुलेंगे, कब ये कोरोना जाएगा और जिंदगी फिर से कब बहाल हो पाएगी। अभी तो दूर दूर तक कुछ आसार ही नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी तो खत्म होने को आ रही है। हर महीने इस किराए के घर का 8,000 रुपए किराया, फिर घर का खर्च, और फिर हमारे बेटे लक्ष्य की पढ़ाई का खर्च, उसकी बैडमिंटन एकेडमी का खर्च। इस तरह हाथ पर हाथ धरकर घर में बैठे हम कैसे पूरा कर पाएंगे गरिमा, कैसे? गौरव, आप बात तो सही कह रहे हैं। मैं भी रात दिन इसी चिंता में लगी रहती हूँ कि मैं भी घर में क्या कुछ स्टार्ट करूं कि जिससे 4 पैसे घर में आ जाएं। लेकिन क्या? जिसे देखो वही इसी परेशानी से जूझ रहा है। गरिमा, औरों की तो वो ही जाने, लेकिन हमारे हालात और बिगड़े इससे पहले हमें कुछ अपने लिए खुद ही कुछ सोचना होगा। और मैंने कुछ सोच लिया है। क्या सोच लिया है आपने? मैंने सोचा है कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है ना कि हम एक नई टैक्सी कार खरीद कर उसे ओला जैसी कंपनी से अटैच करके यही काम करके कुछ पैसे कमा ले। तो फिलहाल मैं सोच रहा था कि
मेरे पास बाइक तो है ही ना, तो क्यों ना मैं खुद रैपिड बाइक का काम कर लूं। गौरव, ये क्या कह रहे हैं आप ये काम करने का सोच रहे हैं? कैसे भला, कैसे? तो इसमें बुरा क्या है गरिमा? कोई रिश्तेदार तो इस समय हमारी मदद करने से रहे, और रिश्तेदारों से मदद मांगना मेरे लिए तो भीख मांगने के बराबर है। और मैं भीख मांगने से तो बेहतर है कि इस छोटे स्तर के काम को करके मेहनत के 4 पैसे अपने परिवार के लिए लाऊं, वो मेरे लिए फक्र की बात होगी। और लक्ष्य के बारे में सोचा है आपने? उसे पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसे कैसा फील होगा? भले ही अभी वो 8th क्लास में है, लेकिन समझता तो सब है ना। हाँ, तो वो ये भी समझेगा कि उसके पापा अपने परिवार की खातिर ईमानदारी और मेहनत का काम करके ही घर में पैसे ला रहे हैं, कोई चोरी या डाका डालकर या कोई गलत काम करके नहीं ला रहे हैं, जिससे कि हम सबका सर झुके। गरिमा एक अप्रत्याशित भाव चेहरे पर लिए बस चुपचाप सुनते सुनते उन ख्यालों में खोने लगी कि कैसे होंगे वो पल जब उसके पढ़े लिखे हस्बैंड बाइक लेकर किसी सवारी के लिए स्टेशन के बाहर खड़े होंगे। दोस्तों, हालात इंसान को कहां से कहां गिरा देता है। मजबूरी ज्यादातर लोगों को बुरे कामों की तरफ धकेल देती है। इस कोरोना और लॉकडाउन ने बहुत लोगों की लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। मानसिक और आर्थिक तनाव को लोग झेल ही नहीं पाए। यहां तक कि हजारों लोगों ने तो परेशान हताश होकर परिवार सहित आत्महत्या जैसे पाप तक कर डाले। लेकिन मैं तो सलाम करता हूं इस कहानी के नायक गौरव को, जिसने हालात से लड़ने का निर्णय किया और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इतना छोटा और मेहनत भरा काम करने का फैसला किया, जिसके बारे में हर किसी के लिए सोच पाना भी आसान नहीं था। बहरहाल जो भी था, गौरव ने अपना स्टेटस, अपनी पहचान एक तरफ रखकर सर पर हेलमेट पहनकर शुरू कर दिया ये काम। वो ज्यादातर शाम से लेट नाइट तक की सवारियां ही अटेंड करता था। पैसे बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते थे, क्योंकि बाइक पर तो एक ही पैसेंजर को अटेंड किया जा सकता था, और वो भी यदि पास की सवारी मिली तो पैसे भी बहुत कम। कभी ज्यादा दूर की कोई सवारी मिल जाती तो ठीक ठाक पैसे बन जाया करते। कैसे भी करके इतनी मेहनत के बाद 200-400 रुपए तो कभी 150-200 रुपए ही कमा पाता वो, लेकिन वह तो किए जा रहा था बजाय घर पर बैठने के। हालांकि उसके बेटे लक्ष्य को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था उसके पापा का ये काम, जिन्होंने इतनी अच्छी पोस्ट पर स्कूल जॉब की और आज वो इतना छोटा काम कर रहे हैं। वह तो किसी को बता भी नहीं सकता था। वह अपनी माँ से अक्सर बोला करता कि मम्मी, डैडी से आप बोल दो ना कि वे छोड़ दें ये काम, मुझे अच्छा नहीं लगता। हालातों को झेलती गरिमा क्या बोलती भला? उस छोटे से बच्चे की दिल की पीड़ा को वो भली भांति समझती थी, जबकि वह खुद भी 2-2 जगह होम ट्यूटर का काम करके थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेती थी। लेकिन आज की महंगाई में उसकी वह छोटी सी कमाई ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। वह अपने बेटे को समझाती, कोई नहीं बेटा, डैडी को खुद ये काम पसंद नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हालात बदलेंगे, डैडी फिर अपने स्टेटस के अनुरूप ही जॉब ज्वाइन कर लेंगे, तू परेशान मत हो। दिन यूं ही गुजरते गए। अच्छे दिन तो किसी के नहीं थे। धीरे धीरे लोगों के चेहरे से खुशियां गायब होती गईं। हाव भाव तो किसी के चेहरे पर तब दिखे ना जबकि चेहरा खुला दिखे, और महीनों पे महीने गुजरते जा रहे थे। लोगों का आधा चेहरा तो मास्क से ही ढका रहता। यदि कुछ नजर आती तो भय और निराशा से भरी 2 आंखें मात्र। फिर भी जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है, और कुछ पलों पर खुश भी होना पड़ता है, वरना तो इंसान खुश रहना ही भूल जाए। ऐसा ही आज एक खुशी का दिन था। उनके इकलौते बेटे लक्ष्य का जन्मदिन था आज। तो गौरव के काम पर जाते समय गरिमा ने गौरव से बोला, सुनिए, आज लक्ष्य का बर्थडे है। हाँ, मुझे याद है, किसी को तो बुला नहीं सकते। मैं उसके पसंद की पनीर की सब्जी और पुलाव बना लूंगी।
आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, ज्यादा रात मत करना, हम तीनों ही मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय। गौरव काम पर जाते वक्त मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आज उसे कोई अच्छी सवारी मिल जाए, ज्यादा दूर की, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, जिससे वो अपने बेटे के जन्मदिन पर केक वगैरह लेकर घर पहुंचे। उसे शाम तक कुछ खास ट्रिप नहीं मिली, जिससे वो थोड़ा उदास था। शाम को गरिमा का फोन भी आया था कि आज सर्दी बढ़ी हुई है तो घर आने में ज्यादा देर मत करना, टाइम से पहले ही आ जाना। लेकिन उसने जो सोच रखा था कि घर जाते वक्त ऑर्डर करके एक अच्छा सा केक लेकर जाएगा, उसके लिए तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था अब तक। बस इसी उदास मन के साथ सोचते सोचते रात के 8:30 बज चुके थे। उसने सोचा आज वैसे भी घर जल्दी ही जाना था, लगता है आज ऐसे ही जाना होगा, तो क्यों ना अब घर ही चला जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक बुकिंग कॉल आई। हेलो, आप कहाँ हैं अभी? जी, मैं स्टेशन के सामने ही हूं, कहाँ जाना है? गौरव को सामने देखते ही खुशी के साथ वो कॉलर बोला, अरे थैंक गॉड, आप यहीं थे। मुझे काफी दूर जाना है और जल्दी भी। चलेंगे क्या? जी क्यों नहीं, बैठिए। थैंक यू। दोनों बाइक पर बैठकर चल पड़ते हैं। चूंकि दूर जाना था, लगभग आधे घंटे का सफर था, तो बीच बीच में बातचीत भी होती रही। एक अच्छी जान पहचान सी हो गई थी दोनों में, और बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब उनका डेस्टिनेशन आ गया। उन्होंने बाइक से उतरते ही पहले तो गौरव को थैंक्स कहा। थैंक यू सो मच गौरव जी, आज आपने मुझे इस हार्ड टाइम पर इतने जल्दी घर पहुंचा दिया। पता नहीं आज गाड़ियां क्यों नहीं मिल रही थी, और अच्छा भी हुआ, वरना आपसे कैसे मिलना हो पाता। नो प्रॉब्लम सर, इट वॉज माई ड्यूटी। एनीवे, कितना हुआ? सर 250 ओनली। ओके नो प्रॉब्लम, मैं देता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना हेलमेट एक बार उतारेंगे, क्योंकि मैं आज एक ईमानदार और खुददार आदमी का चेहरा देखते हुए उसे पेमेंट देना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड सो। अगले ही पल चेहरे पर सच्चाई की मुस्कान लिए गौरव ने अपने चेहरे से हेलमेट उतार दिया। सामने वाले व्यक्ति ने पहले तो 250 रुपए दिए और फिर गौरव के हाथ में एक 500 का नोट देते हुए कहा, इसे रखिए। गौरव ने आश्चर्य से पूछा, सर ये 500 किस लिए? मेरे तो सिर्फ मैं जानता हूं गौरव जी, आप एक बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, आपके पैसे तो 250 ही हुए, तो फिर ये क्यों सर? ये मेरी तरफ से आपके बेटे लक्ष्य के बर्थडे के लिए गिफ्ट है। प्लीज मना मत करिए, मैं आपकी काबिलियत को इतनी देर में समझ चुका हूं। इस मुश्किल घड़ी में समझ लीजिए ईश्वर ने मुझे एक नेक इंसान की मदद करने का अवसर दिया है। प्लीज अपने बेटे की खुशी में मेरा छोटा सा योगदान स्वीकार कीजिए। प्लीज रखिए, बिना कुछ सोचे, बस रख तो लीजिए। बहुत कम ऐसे मौके जिंदगी देती है कि हम कुछ अच्छा कर पाएं, और मेरी शुभकामनाएं हैं बहुत जल्दी आपके परिवार की जिंदगी पहले जैसी बहाल हो जाएगी। आप फिर उसी लेवल पर होंगे। यस, जरूर होंगे। गौरव निशब्द था, अपनी डबडबाई आंखों से बस उस नेक इंसान को देखता रह गया। आज उसे ऐसा लग रहा था कि इस छोटे काम ने भी देखो कितने बड़े आदमी से आज मिलवा दिया। उसने चुपचाप उनसे वो 500 रुपए लिए और लाखों दुआएं देते हुए चलता बना। उसने फौरन फोन पर ही केक का ऑर्डर बुक किया और बोला, आप होम डिलीवरी मत कीजिएगा, मैं रास्ते से ही खुद पिकअप करते हुए जाऊंगा। उसे घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 से भी ज्यादा बज चुके थे। बाइक की आवाज सुनते ही परेशानी के भाव चेहरे पर लिए गरिमा बाहर आई और उस सर्द रात में एक के बाद एक सवालों की बारिश सी कर दी उसने। कहाँ थे आप? ये क्या टाइम है?
10:30 गौरव, कहाँ थे आप अब तक? और आपका मोबाइल भी बंद आ रहा था। मुझे तो कितनी चिंता हो रही थी। इतनी सर्दी हो गई है, कुछ पहना भी नहीं आपने। तमाम सवालों की झड़ी रुकने के बाद सिर्फ एक लाइन गौरव ने बोली, अरे बाबा, अंदर तो आने दो कि गेट पर ही सारा कुछ बताऊं। और जब गौरव ने शाम से लेकर रात की आखिरी 500 रुपए वाली ट्रिप की पूरी दास्तां सुनाई, तो डबडबाई आंखों से गरिमा और लक्ष्य दोनों ने गौरव को गले से लगा लिया। आधी रात होने को थी जब पूरी कॉलोनी के घर अंधकार के आगोश में डूब चुके थे। तब एकमात्र गौरव के घर में रोशनी थी और टेबल पर सजे हुए उस खूबसूरत केक के ऊपर जल रही मोमबत्तियों की लौ में मेहनत और सच्चाई की रोशनी दमक रही थी। केक काटते ही लक्ष्य ने पहला पीस अपने डैडी के पास ले जाते हुए कहा, डैडी, आई एम प्राउड ऑफ यू डैडी। आपने मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया। रियली लव यू डैडी। मैं आज अपने बर्थडे पर आप दोनों से प्रॉमिस करता हूं कि आप दोनों ने मेरे लिए जितनी तकलीफें उठाई हैं, मैं खूब मेहनत करके इतना पैसा कमाऊंगा कि आप दोनों को वो तमाम खुशियां दे पाऊं जो आप लोगों ने मेरी खातिर छोड़ी हैं। आई रियली सो मच यू डैडी, लव यू मम्मी। दोनों ने खुशी से डबडबाई आंखों से और रुंधे गले से उसे केक खिलाते हुए एक साथ कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। और तभी गरिमा की छलकती आंखों से 2 बूंद आंसू की केक पर जा टपकी, जिससे ये केक एकदम अद्वितीय फ्लेवर का बन चुका था, क्योंकि ये फ्लेवर था एक माँ के स्नेहपूर्ण अश्रु बूंदों का, जो कि बाजार में मिलना तो नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी कहानी डैडी आई लव यू। दोस्तों, हालात कैसे भी हों, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना में हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन जब तक जिंदगी है, सांसें हैं, हमें जीना है और हमें इन हालातों का सामना हिम्मत से करना है दोस्तों। और हिम्मत हमारे अपनों से है। अपनों का ना साथ छोड़िए, ना अपनों का हाथ छोड़िए। जिंदगी के दिन कभी भी दोस्तों एक से नहीं रहते। आज बुरे हैं, तकलीफ भरे हैं, तो कल अच्छे भी आएंगे। बस इसी उम्मीद से, इसी आशा के साथ अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।